आज के मुख्य समाचार। टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक्स सर्जरी। संजय सूद ने कहा, स्मार्ट सिटी फंडिंग को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें। भारी बारिश का येलो अलर्ट। सेब के बाद अब अनार के भी गिरे दाम। सस्ते राशन पाने वालों की होगी सख्त जांच। मुकेश अग्निहोत्री ने किया राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट का टीईटी फैसला। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के दौरान तकनीकी प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह सुविधा 30 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री मौसम खराब होने के कारण टांडा नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने इस उपलब्धि को राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा मरीजों को कम जोखिम, कम दर्द और तेजी से ठीक होने जैसे कई लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि टांडा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही 3 टेस्ला MRI मशीन और PET स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को जांच के लिए अब बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने टांडा में BSc नर्सिंग की सीटें बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में 150 से 200 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि रोबोटिक सर्जरी की सुविधा को हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हमारा सपना है, हमने विधानसभा में भी कहा है। 6 साल पहले जब मेरा रोबोटिक से सर्जरी हुई थी, उस समय मैंने ये बात सोची थी, और ये बात सोचने के बाद आज मुझे खुशी है कि पहले चमियाना में और उसके बाद आज इस रोबोटिक सर्जरी का श्री गणेश माननीय हेल्थ मिनिस्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने, चौधरी चंद्र कुमार जी ने, वाली जी ने और गोमा जी और सबके सहयोग से आज पूर्ण हुआ है। मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन की तरफ हमारा खास ध्यान है, और मैं पेट स्कैन के लिए भी 10 दिन पहले यहाँ के लिए 30 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कर दिया कि यहाँ पेट स्कैन लगना चाहिए, क्योंकि लीनियर एक्सीलेटर यहाँ है और पेट स्कैन यहाँ नहीं है। तो जब तक बीमारी का पता ही नहीं लगेगा तो इलाज कैसे होगा। और पिछले दिनों जब मेरी टांडा के सभी अधिकारियों से बैठकर बात हुई थी, डॉक्टर से बैठकर बात हुई थी, पैरामेडिकल स्टाफ से बात हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि DSA की बात की थी यहाँ के लिए, और चमियाना के लिए हमने 2 DSA स्वीकृत कर दी है। और इस जो 15 तारीख को कैबिनेट होने जा रही है, सभी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का हम डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं, और इस कैबिनेट में हम स्पेशलाइज्ड पोस्टें सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल की क्रिएट करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में सेब के बाद अब अनार के दाम भी गिर चुके हैं, जिससे बागवानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बंदरोल सब्जी मंडी में अनार का थोक भाव मात्र 65 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है, जबकि छोटे आकार का अनार इससे भी कम कीमत पर बिक रहा है। बागवानों का कहना है कि अधिक बारिश ने इस बार अनार की फसल को भी प्रभावित किया है। फसलों के खराब होने की आशंका के चलते वे समय से पहले अनार तोड़कर मंडियों में बेचने को मजबूर हो चुके हैं। कुल्लू क्षेत्र का अनार स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कंधारी और मृदुला जैसी किस्मों की देश भर में मांग रहती है, लेकिन खराब मौसम और मंडियों में घटते दामों ने बागवानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। बागवान धर्मचंद पूर्ण और हेमराज ने बताया कि निचले इलाकों में सेब की जगह अनार की खेती होती है और यही उनकी साल भर की आय का मुख्य स्रोत है। ऐसे में दामों में गिरावट से उन्हें सीधा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुल्लू में हालिया बाढ़ और कुल्लू मंडी हाईवे के बाधित होने से फसलों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। इससे मंडियों तक फल समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे ताजगी और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ रहा है।
शिमला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सूद ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिमला के वर्तमान विधायक के समर्थकों द्वारा यह दावा करना कि 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके प्रयासों से उपलब्ध करवाई गई है सरासर भ्रामक और तथ्यहीन है। संजय सूद ने कहा कि यह धनराशि पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वीकृत हो चुकी थी और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना जनता को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की बात की जा रही है वे केवल शिमला शहरी क्षेत्र की नहीं है बल्कि इनमें अन्य विधानसभा क्षेत्रों की योजनाएं भी शामिल है। सच्चाई यह है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दी गई अधिकांश योजनाएं पूर्व में ही केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत मंजूर हो चुकी थी। अब इन्हें नया बताकर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय सूद ने जनता से अपील की है कि वे तथ्यों को समझे और राजनीतिक लाभ के लिए फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का हिस्सा न बने। सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का प्रचार करवाना कि शिमला शहर के विधायक ने 29 करोड़ से ऊपर का कुछ अमाउंट जो है शहर के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत कराया है, ये एक गलत खबर का प्रचार जो है विधायक द्वारा करवाया जा रहा है। क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ दिखता है जो नगर निगम के रेजिडेंशियल कॉलोनी बालूगंज में बन रही है, पहली बात यह है कि वो शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता, वो शिमला ग्रामीण क्षेत्र में आता है और ये अमाउंट भी जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत जो है पहले से सैंक्शन हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप बाकी योजनाओं की भी बात करेंगे, जैसे सब्जी मंडी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है, तो वो भी स्मार्ट सिटी का पैसा जो है आया था और उसी से जो है ये जो बनने जा रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और बाकी की जो बात की जा रही है, जैसे फुटपाथ का निर्माण होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, ये पूरे एमसी क्षेत्र में, चाहे वो कुसुम्पटी का हो, चाहे शहर का हो, चाहे ग्रामीण का हो, ये सारे क्षेत्रों के लिए जो है इस तरीके की फंड जो है वो सरकार ने सिर्फ अभी रिलीज किए हैं और इसको इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है जैसे विधायक ने बहुत बड़ी मेहनत की हो इसके लिए, जबकि इसके विपरीत जो विधायक को करना चाहिए था, जैसे शिमला शहर से जो अलग अलग प्रकार के हमारे दफ्तर जो है वो यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं और हमारे विधायक उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी शहर की बातें हैं, चाहे वो आप सबसे बड़ा हिमाचल का जो हॉस्पिटल है IGMC, उससे जो है बहुत से डिपार्टमेंट जो है वो चमियाना के लिए शिफ्ट किए गए हैं, जिससे शिमला शहर की जनता को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी बातों पर आवाज़ उठाने की बजाय एक झूठा प्रचार करके अपने लिए क्रेडिट लेने की जो कोशिश शहरी विधायक कर रहे हैं, वो शहर की जनता से एक और धोखा है और मेरा ये मानना है कि इस झूठे प्रचार से उनको बचना चाहिए और शहर की जनता के लिए अच्छे काम करने चाहिए। राजधानी शिमला में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसे राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उद्घाटित किया। इस अवसर पर देश भर से आई सहकारी संस्थाओं की विभिन्न शाखाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस आयोजन में जो प्रदर्शनी लगी है वह यह सिखाती है कि कैसे सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक धारा को मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में सहकारी आंदोलन की यह झलक अद्वितीय प्रेरणादायक है। यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि यह दिखाती है कि कैसे कोऑपरेटिव सेक्टर किसानों, महिलाओं, कारीगरों और छोटे कारोबारियों की रीढ़ बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रणाली देश के कई राज्यों में बहुत मजबूत है, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र। बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई है स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का ऑडियो के लिए हम बता रहे हैं और कोऑपरेटिव जगत की सारी बस्तियाँ आज शिमला में और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलीब्रेशन होगा 2 दिन का और रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे शाखाएँ हैं, वो सब आज हमें शिमला में देखने
हमारा यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। और आपको वैसे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव का जनक है। वैसे पहली कोऑपरेटिव गैर पंजीकृत सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई थी, बनी थी 1892 में। और उसके बाद जो है पंजीकृत सोसाइटी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2004-5 के आसपास आई। तो कोऑपरेटिव का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ, पूरे देश में फैला। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है या दूसरे राज्य हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित किए हुए हैं। हमारे पंजाब में, हरियाणा में भी रूरल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर ने बहुत रोल प्ले किया है। हमारी बैंकिंग जो है हिमाचल प्रदेश की खास तौर पे, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के 10 बैंक हैं। 10 बैंक में सबसे बड़ा बैंक तो हमारा ये शिमला का HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो लगभग 27 हज़ार करोड़ रुपए का इसकी पूंजी है। तो एक बहुत बड़ा बैंक है। उसके नज़दीक ही हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, 18 हज़ार करोड़ रुपए को वो पहुंच रहा है। फिर 6 जिलों को एक बैंक जा रहा है, 5 जिलों को दूसरा बैंक है। और फिर हमारा जोगिंद्रा बैंक है जो कि सोलन को कैटर करता है। और कुल मिला के सोसाइटीज़ को देख लो तो 60 हज़ार करोड़ रुपए की ये हमारी एम्पायर है, इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। 60 हज़ार करोड़ की जितना राज्य का बजट है, ठीक है, उतना बड़ा एम्पायर कोऑपरेटिव सेक्टर का भी हिमाचल प्रदेश में। और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश ने भी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी वेवर सोसाइटी जो है, आप देखते हैं कि शॉल टॉपी के लिए नेशनली इंटरनेशनली रिनाउंड है, बहुत आगे बढ़ी है। और उसके बाद हमारा जो है हिमकैप्स है, वकील हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, नर्सेज हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में। अभी आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में आ रहा है। और सोसाइटी हमारी 100 सवा 100 करोड़ की सोसाइटीज़ हैं। और केंद्र सरकार ने इस दफ़ा एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी बना दी। अब कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूशन उससे एफिलिएट हो सकेंगे, आने वाले टाइम में कोर्सेज हो सकेंगे उस हिसाब से, जैसे हमने इंस्टीट्यूट बनाया। तो इसलिए कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा भविष्य है। और कई राज्यों में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटियों के चेयरमैन बनना चाहते हैं। इतना साथ खड़े हैं हमारे लोग, तो इतना वैल्यू है कोऑपरेटिव जगत का। हमारे यहाँ भी खाची साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मंत्री हुआ करते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे को कोऑपरेटर के नाम से जानो, आप मंत्री के नाम से जानो। इतना बड़ी वैल्यू है इस जगत की। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सस्ते राशन का लाभ ले रहे लोगों की जल्द ही सख्त छंटनी होने जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य को 5 लाख से अधिक संदिग्ध लाभार्थियों की एक सूची भेजकर उनकी जांच के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों के पास 4 पहिया वाहन, अधिक जमीन, पक्का मकान होगा या जो 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, उन्हें NFSA के तहत बाहर कर दिया जाएगा। इस जांच कार्यों में खाद्य आपूर्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को अलग अलग कैटेगरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग 4 प्रकार के मामलों की जांच करेगा। 6 माह से राशन न लेने वाले, 2 जगह से राशन ले रहे, 4 पहिया वाहन रखने वाले, आय करदाता। ग्रामीण विकास विभाग उन लाभार्थियों की जांच करेगा जिनके पास अधिक भूमि या पक्के मकान है। दोनों विभाग अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगे। इसके आधार पर अपात्र पाए गए लोगों को सस्ते राशन की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि NFSA के तहत सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
वर्तमान में कई ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जो पात्र नहीं हैं, जिससे असली जरूरतमंदों को नुकसान हो रहा है। हिमाचल में फिलहाल करीब 7 लाख राशन कार्ड धारक NFSA के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। सोलन जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्रवण हिमालयन के अनुसार अकेले सोलन जिले में ही करीब 35,000 लोगों के नाम केंद्र से आई संदिग्ध सूची में शामिल है। विभाग इनकी बारीकी से जांच करेगा और अपात्र पाए जाने पर उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि सस्ता राशन केवल वास्तविक गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिले और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने शनिवार और रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 13 और 14 सितंबर को कुछ स्थानों पर तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। वहीं 18 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान भी जताया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 503 सड़कें बंद रही, 953 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, 336 पेयजल योजनाएं बाधित हुई है। राजधानी शिमला, धर्मशाला और कांगड़ा में शुक्रवार को हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहा। हालांकि खराब मौसम के कारण गग्गल एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 तरफा यातायात बहाल कर दिया गया है। ओन बंजार सेंज हाईवे 305 भी सोझा कैंची तक खोल दिया गया है। दूसरी ओर किन्नौर जिले के सांगला बस अड्डे के पास स्थित सड़क पर भूस्खलन लगातार जारी है, जिससे क्षेत्र के सीमा सड़क संगठन BRO की सड़क और करोड़ों की लागत से बना बस अड्डा खतरे में पड़ चुका है। इस मानसून सीजन में 20 जून से 12 सितंबर तक प्रदेश में भारी क्षति हुई है, जिससे कुछ 4,465 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है। 386 लोगों की जान गई है, 451 लोग घायल हुए हैं, 41 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। 168 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। इसके अलावा 538 पक्के और 834 कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। 878 पक्के और 4005 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और नदियों नालों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाए। विशेष रूप से भूस्खलन और जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतना आवश्यक है। देश भर में लाखों शिक्षकों को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता TET पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, भले ही उनकी नियुक्ति 2011 से पहले क्यों न हुई हो। कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद तो जगी है, लेकिन सेवारत शिक्षकों के बीच भारी असमंजस और चिंता का माहौल बन गया है। यह फैसला सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कार्यरत ऐसे लाखों शिक्षकों को प्रभावित करता है, जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई थी, जब TET अनिवार्य नहीं था। अब उन्हें 2 वर्षों के भीतर TET पास करना होगा, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। साथ में टर्मिनल लाभ मिलेंगे। सिर्फ वे शिक्षक जो 5 साल से कम सेवा के लिए बचे हैं, उन्हें TET से छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षाविद डॉक्टर भामराज पुंडी के अनुसार यह फैसला शिक्षकों के लिए कठिन लेकिन जरूरी सबक है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमें याद दिलाता है कि शिक्षक बनना केवल नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। टेट पर सुप्रीम आदेश, और ये ऐसे आदेश है जब जिसकी वजह से देश के 50 लाख से ज़्यादा शिक्षक बंधु और भगिनी और हिमाचल प्रदेश के 30,000 ज़्यादा शिक्षक साथी हमारे सफ़र करने वाले हैं। चाहे आपका नियुक्ति का तरीका कैसा ही रहा हो, आप कमीशन से क्वालिफाई किए हो, आप बैच वाइज लगे हो, या फिर आप दूसरे तरीके से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरह की नियुक्तियाँ हुई है। कोई पैरा टीचर लगा था, कोई PTA लगे थे, कोई पैट लगे थे, कोई विद्या उपास, कोई ग्रामीण विद्या उपास। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये अध्यापक अगर नियुक्त हुए तो इसकी सबसे ज़्यादा गलती जो सरकार की रही होगी। सरकार जब अपने कर्मचारियों को कुछ समय के लिए शिक्षा विभाग को चलाने के लिए कम पैसे पे जो अध्यापक को नियुक्त करती थी, तो ये हमारे साथी भी उसी की नियुक्ति का हिस्सा बने। सरकार जब रेगुलर नियुक्ति नहीं करती तो इस प्रकार की पॉलिसीज बनाती है जिसका सफ़र जो है बाद में शिक्षक साथियों को भुगतना पड़ता है। अब आदेश ऐसे हैं कि अगर हम इसको ऐसे देखें, जिन्होंने कभी जब हमारे देश में नीट की परीक्षा नहीं हुआ करती थी,
और नीट की परीक्षा से पहले जो डॉक्टर बने, आज उनको ये आदेश दिए जाए कि आप दोबारा से नीट की परीक्षा करके आइए, तब आपकी डॉक्टर की मान्यता मानी जाएगी। आदेश ऐसे हैं कि जब देश में जेईई की परीक्षा नहीं हुआ करती, सामूहिक परीक्षा नहीं हुआ करती थी, और जो इंजीनियर बने उनको आदेश दिए जाए कि भैया आप जाके जेईई के एग्ज़ाम पास करके आइए, तभी आप इंजीनियर माने जाएंगे। और आदेश देने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उन्हीं अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया था जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया। तो हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कानून के सम्मान के साथ साथ ये विषय 50 लाख से ज़्यादा परिवारों से संबंधित है। और आदेश ऐसे हैं कि एक 2014 में केस हुआ था पिरामली एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, और उन्होंने ये केस दोबारा खुला है, जिसमें उन्होंने एक निवेदन किया था जिसमें टेट की अनिवार्यता को वो खास तौर के अल्पसंख्यक संस्थानों में के लिए छूट चाहते थे। 2014 के इस केस को अभी पीठ ने एक आदेश जारी किए हैं। और कुछ विषय ये है कि जब ये आदेश जारी हुए, अब जब भारत देश में 2009 के बाद शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू हुआ, और उसी जब वो लागू किया गया और देश भर में जब शिक्षक अधिकार अधिनियम के साथ साथ एनसीटी ने अपनी एक गाइडलाइन निकाली, उस गाइडलाइन में 2011 से पहले जितने लोग नियुक्त हुए, एक आदेश जारी हुए 23 अगस्त 2010 को जिसमें कहा गया कि ऐसे अध्यापक साथी जो इस आदेश से पहले लागू होने से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको टेट क्वालिफाई करने से छूट दी जाती है। और उन्होंने आगे के लिए आदेश जारी किए कि जो लोग अभी इसके बाद नियुक्त होंगे, सरकार के अध्यापक कमी के साथ साथ अगर वो नियुक्त किए जाते हैं, राज्य की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं, तो उनको एक लिमिटेड समय यानी 5 साल के बाद टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये उनका आदेश में था। लेकिन जब ये आदेश जारी हुए तो उसमें इन सर्विस टीचर जिनकी सेवाएं 20 से 25 वर्ष की होगी है, उनको भी इसी दायरे में लिया गया। और उनको ये कहा गया कि अगर आप सरकारी सेवा में रहना चाहते हैं तो आपको टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको सरकारी सेवा से आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरा आदेश, उसी कोर्ट के आदेश में लिखा है कि जिनकी सेवाएं 5 साल से ज़्यादा है उनको टेट कंपलसरी है, और अगर उनको लगता है जिनकी सेवाएं 5 साल से कम है, अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते तो अपनी सेवाएं जो है जारी रख सकते हैं, लेकिन पदोन्नति के लिए उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये विषय इसीलिए चिंताजनक है कि आदि ऐसे टाइम आए हैं जब अध्यापक इससे डरा हुआ है, डर का माहौल है, चिंता का माहौल है। नौकरी तो बचाए या बच्चे पढ़ाए या खुद तो पढ़ाई करें। जब भी कोई आदेश जारी होते तो आगे के लिए कानून बनता है और कानून का वो पालन किया जाता है। लेकिन इस आदेश में उन अध्यापक साथियों को भी लिया गया है जिनकी नियुक्ति तब हुई जब इस प्रकार की व्यवस्था 2011 से के बाद जब ये कानून लागू हुआ, तो उससे पहले जो नियुक्त अध्यापक थे उनके ऊपर भी लागू किया गया। ये विषय बहुत चिंतनीय है। शिमला के ऐतिहासिक पीटर ऑफ होटल में चल रहे राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के तहत आयोजित प्रदर्शनी में तकनीकी नवाचारों की झलक भी देखने को मिली। इस मौके पर देश की विभिन्न सहकारी कंपनियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित डिजिटल कंपनी ISOFT ने हिस्सा लिया और अपने अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर सबको आकर्षित किया। ISOFT जो डिजिटल क्षेत्र में रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट डिवाइसेस पर काम कर रही है, उन्होंने प्रदर्शनी में नई तकनीकों के मॉडल और लाइव डेमो प्रस्तुत किए। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका उद्देश्य डिजिटल टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाना है और रोजमर्रा के कार्यों को भी सरल बनाना है। प्रदर्शनी में प्रस्तुत रोबोट मॉडल खासा आकर्षण का केंद्र रहा, जो विभिन्न सेक्टरों जैसे स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और आपदा प्रबंधन में उपयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि रोबोट और स्मार्ट डिवाइसेस को आम जनता की पहुंच में लाकर उनका जीवन आसान बनाया जाए। मैं संजीव बिंदलेश, ISOFT इंडिया हेड जो है, ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया में हमारे ऑनर अमित दास जी द्वारा शुरू की गई, और हम लोग हिमाचल में आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो बॉट, चैट बॉट ये सब लेके आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो लोग बात करते हैं तो एक ही ख्याल आता है कि इससे नौकरी चली जाएगी, लोगों को डर लगता है। और आज की डेट में हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल हो रहा है।
हम लोग जो है लेटर लिखने में, एप्लीकेशन बनाने में, सब चीज़ों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फ़ायदे नज़र आने लगे हैं। वो जो डर जो है वो दूर है। और आज की डेट में बैंक्स के अंदर, रेलवेज़ के अंदर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, आज की डेट में हेल्थ केयर के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अगर ये सुविधाएं हमें गांव-गांव में दूर दूर पहुंचानी है, हमें लाहौल स्पीति कवर करना है, हमें बंडी और बैजनाथ कवर करना है, जहां पहाड़ पर आदमी के पास सड़क और साधन नहीं है। आज की डेट में हमारा मनाली कुल्लू त्रासदी से गुजर रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे हमें डिजास्टर के थ्रू रिलीफ पहुँचानी है तो AI बॉट्स काम कर सकते हैं, वीडियो बॉट काम कर सकते हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं है, मित्र हैं। और मैं कहूँगा इस माध्यम से, इनके माध्यम से कि बैंक जो है आज की डेट में हमें पता करना है कि हमें कहाँ पे ATM है, हमें अपना बैलेंस जानना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर लिटरेट होना, इंग्लिश में पढ़े होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी स्थानीय भाषा में बात कर सकते हैं, स्थानीय बोलीचाली की भाषा में, मलयाली में बात कर सकते हैं आप। रेलवे के अंदर हमारा आस्क दिशा चलता है, इससे बातचीत करते हुए भोजपुरी में, बंगाली में आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही जो है बैंक्स, हॉस्पिटल और सरकार की जितनी स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप अपने जनमानस की भाषा में बात करते हुए, बिना कंप्यूटर का ज्ञान होते हुए प्राप्त कर सकते हैं। उससे जो है फ़ायदा हमारे दूर दराज में रहने वाले गांव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, गरीब लोगों को, सरकार और उसका बीच का जो गैप है वो ख़त्म होगा। मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी मित्र है, शत्रु नहीं है हमारा। मैं इसको ऐसे बात करूँगा, जब आज से 50 साल पहले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना शुरू हुआ तब भी लोगों ने ये शंका जताई थी। आज से 30 साल पहले जब कंप्यूटर का प्रभाव बढ़ा तब भी लोगों को यही डर लगा था कि कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल आया, स्मार्ट मोबाइल आया। आप ये देखिए 140 करोड़ की आबादी के आज हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और वो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वीडियो बॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी जो है स्कीम के बारे में जानने के लिए आज हमें बाबू लाल फीताशाही से गुजरना पड़ता है, वो बताएगा, जानकारी तो मिलेगी। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें स्कीम्स लेके आती है हमारी महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इतनी स्कीम्स हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता क्योंकि बाबू अपनी फाइल दबा के रखता है। हमें अपने लोन के बारे में पता करना है कि लोन कितना हमें एलिजिबल है, लोन की मेरी किस्त कब ड्यू है। तो किसी बाबूशाही या लाल फीताशाही के चक्कर में ना फंसते हुए वीडियो बॉट से बात करेंगे 24/7, सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं, कोई हड़ताल नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो है आपके करीब है, आपके साथ है और उसको इस्तेमाल करना है। आज की डेट में 20 साल पहले जब हम ATM का इस्तेमाल करने गए या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने गए या पेटीएम का इस्तेमाल करने गए, तब भी लोगों को ये डर लगा था कि इससे फ्रॉड हो जाए। और टेक्नोलॉजी फ्रॉड नहीं करती, इंसान फ्रॉड करता है। टेक्नोलॉजी हमारा मित्र है, इसको अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा